So, good morning, students. In yesterday's lecture, what we had finished, let us have a quick recap. We were discussing about biotransformation of the drug, in which we discussed that it has two phases, phase 1 and phase 2. Phase 1 reaction, they are of non-synthetic type because there is no any new compound which is getting synthesized. Only thing is that you get a functional group during the metabolism process. Now, since it is non-synthetic, we can call it in otherwise that it is a degradative or functionalization reaction. Fine. And in case of phase 2 reactions, those reactions are synthetic in nature because you will get some new molecule synthesized with the help of some endogenous ligands present in our body. हमारे बॉडी में कुछ लिगेंड्स हैं, वो कंबाइन करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है. फॉर एग्जांपल यूडीपी, ये कंजुगेशन रिएक्शंस में आते हैं. तो कंजुगेशन प्रोडक्ट बनते हैं. फेज 2 रिएक्शंस में बेसिकली कंजुगेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो इसी वजह से ये कंजुगेशन रिएक्शंस हो गए या सिंथेटिक रिएक्शंस हो गए. नाउ जो बायोट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है. एंजाइम कैटेलाइज करते हैं इस तरह के रिएक्शंस को. तो यहां पर दो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होंगे जो नॉन स्पेसिफिक नेचर के होंगे. यानी एक एंजाइम जरूरी नहीं है कि किसी एक ही ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा या कैटेलाइज करेगा. अगर एक पर्टिकुलर नेचर की कई सारे ड्रग्स हैं तो वो उन सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज करेगा. से फॉर एग्जांपल एरोमेटिक अमीन्स. तो एरोमेटिक अमीन एक बड़ी फैमिली है, इसमें बहुत सारे ड्रग्स आएंगे. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, सक्सिनाइल कोलिन का अगर मेटाबॉलिज्म होना है तो उसके लिए सीडोकोलिनेस्टेज एंजाइम है, तो वो स्पेसिफिक हो गया. अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होना है तो उसके लिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है. तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स, उनका जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो नॉन स्पेसिफिक, फिक्स नहीं है, उस तरह के ड्रग्स से होंगे. तो उस हिसाब से हमारे पास माइक्रोसोमल एंजाइम्स होंगे और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होंगे. अब ये जो एंजाइम्स हैं ये किस तरीके से बांटे गए, तो बेसिस ये था कि ये एंजाइम्स कहां प्रेजेंट हैं, ये एंजाइम्स किस तरह के रिएक्शन को कवर करते हैं. तो जैसे माइक्रोसोमल एंजाइम्स की हम बात कर रहे थे, तो एक एक्सेप्शन को छोड़ करके सारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स फेज 1 रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे. और जो एक्सेप्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्सेप्शन रिएक्शन है ग्लूकोरोनिडेशन. तो ग्लूकोरोनिडेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिएक्शन होता है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम माइक्रोसोमल नेचर के होते हैं. तो ये एक एक्सेप्शन है. नाउ फेज 2 के सारे रिएक्शंस आपके कंजुगेशन रिएक्शंस हैं, तो उसमें आपको नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स मिलेंगे मोस्टली. फाइन. तो ये हमने कवर कर लिया था. फिर हमने डिस्कस किया था कि जो एंजाइम्स होते हैं, खास करके जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को आप इंड्यूस भी कर सकते हो, उनके इफेक्ट को आप बढ़ा सकते हो, एक्सीलरेट कर सकते हो, या उन एंजाइम्स को आप डिप्रेस भी कर सकते हो, उनकी एक्टिविटी को आप स्लो डाउन कर सकते हो. तो उसके बेसिस पर हमने कुछ क्लिनिकल आउटकम लिए थे और उस क्लिनिकल आउटकम में हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर किसी तरीके का जॉन्डिस है, एक ये एग्जाम्पल है कॉन्जेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस. जॉन्डिस के केस में बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो गया है, नियोनेट है, बच्चा है, उसका लीवर बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, तो बिलिरुबिन का जो ग्लूकोरोनिडेशन है वो नहीं हो पा रहा है. तो बिलिरुबिन बच्चे के बॉडी में जमा हो जा रहा है. तो हमें बिलिरुबिन को कंजुगेट करा करके, मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकालना है. तो बिलिरुबिन को
जो भी एंजाइम मेटाबोलाइज करेगा हम उस एंजाइम को एक्सीलरेट करवा देते हैं। उसके लिए फिनोबार्बिटोन हमने यूज किया। फिनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर है, तो फिनोबार्बिटोन बिलिरुबिन वाले एंजाइम को इंड्यूस कर देगा, जिससे बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और बिलिरुबिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा और जो जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी बच्चे को वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ क्लिनिकल आउटकम्स हम लोग लेते हैं। नॉन माइक्रोसोमल दे आर नॉट इंड्यूसिबल, ठीक है, माइक्रोसोमल था, नॉन माइक्रोसोमल नहीं है। और नॉन माइक्रोसोमल में एक हमने क्लिनिकल आउटकम लिया था कि क्लोरामफेनिकोल को नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम मेटाबोलाइज करता है, लेकिन बच्चे के बॉडी में क्लोरामफेनिकोल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो लीवर है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। तो क्लोरामफेनिकोल जमा होता चला जाएगा और उसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, जिसमें एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको इस डिजीज का नाम दिया गया। वो प्रॉब्लम है बच्चे का जो बॉडी है वो ग्रेइश कलर का हो जाता है, सिलेटी कलर का हो जाता है, तो उसको कहा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। नाउ टुडेज लेक्चर इज अबाउट डिटेल्स ऑफ एंड एग्जांपल्स ऑफ फेज 1 नॉन सिंथेटिक फंक्शनलाइजेशन और डिग्रेडेटिव, कई नाम है इसके। आप ये एग्जांपल देखिए। इसमें पहला एग्जांपल हम लेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी होता है, हाइड्रोलिसिस भी होता है, साइक्लाइजेशन भी होता है। ये जो तरीके हैं, इन तरीकों से आप ड्रग के फेज 1 मेटाबोलाइट के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे, जिससे वो फेज 2 के लिए तैयार हो जाएगा। और जब वो फेज 2 में जाएगा उस फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो फेज 2 के जो एंजाइम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और अपने इंडोजीनस एंजाइम के साथ, यानी जो ग्लूकोरोनिक एसिड है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड, उसके साथ उसका कंजुगेशन करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे पोलर कंपाउंड में। तो फेज 1 का जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो मेटाबोलाइट फेज 1 का बनता है, ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। अगर वो पोलर हो गया तो फिर वो फेज 2 में नहीं जाएगा, फिर डायरेक्टली उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए क्राइटेरिया यही था। आपका ड्रग जिस भी कंडीशन में पोलर हो गया वो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के साथ। एक एग्जांपल लिया हमने ऑक्सीडेशन का। यहां पर क्या होने जा रहा है, अब ऑक्सीडेशन के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के एक तरीके में आप हाइड्रोक्सिलेशन करा सकते हैं, या ऑर्थोडीअल्काइलेशन करा सकते हैं, डीअमीनेशन करा सकते हैं, डीसल्फ्यूराइजेशन करा सकते हैं। ये सब ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं, ठीक है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो कि फेज 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइम्स साइटोक्रोम P450 वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है, मोनो ऑक्सीजनेजेस एंजाइम्स हैं। तो ये एंजाइम्स और ये एंजाइम्स ये रिस्पॉन्सिबल है फेज 1 के लिए। फाइन, एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझेंगे। एग्जांपल हमने लिया फिनोबार्बिटोन का, ठीक है। फिनोबार्बिटोन का आपको जो यहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आप देख लो। ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये दूसरा एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। अब इस ड्रग का जो आपकी बॉडी में गया हुआ है, इसका फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पैराहाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन बना रहा है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया है। यही तो होना था फेज 1 में, एक फंक्शनल ग्रुप को लग जाना था, ठीक है। तो फेज 1 में आप देख सकते हो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया है। दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाज नॉट हियर, करेक्ट है ये। तो फेज 1 में सिंपली
एक फंक्शनल ग्रुप को अटैच करा दिया गया, तो ये फेज 1 का मेटाबोलाइट बन गया, राइट। चूंकि ये पूरी तरीके से पोलर नहीं हुआ होगा, अभी भी नॉन पोलर होगा ये, तो इसीलिए ये फेज 2 में जाएगा। और जब वो फेज 2 में जाएगा तो वहां पर उसका ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन होगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनाएगा ये ग्लूकोरोनाइड प्रोडक्ट बनाइए। पैरा हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटल फेज 1 वाला आ गया, और इसमें सिंपली ग्लूकोरोनाइड ऐड हो गया, क्योंकि ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन हुआ है, तो ये फेज 2 का प्रोडक्ट बन गया आपका। आप अगर कंपेयर करोगे साइज में, मॉलिक्यूलर वेट में, तो आप देखोगे कि आपका फेज 2 का जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा बड़ा है, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, बट डजंट मैटर, पोलर है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फेज 1 का, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन रिएक्शन के लिए अगेन साइटोक्रोम P450 वाले एंजाइम्स ये काम करेंगे, बट ऑक्सीडेशन में ये जिस तरीके से काम कर रहे थे उसका ऑपोजिट ये काम करेंगे रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यही रिलेशन है, ठीक है। एंजाइम वही है, बस काम थोड़ा अलग तरीके से करेगा। हम देख सकते हैं कि एल्कोहल्स, बहुत सारे एग्जांपल है एल्कोहल्स के, ठीक है। एल्डिहाइड्स काफी एग्जांपल्स मिलेंगे, देन क्विनोन्स, राइट। तो ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स का फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिडक्शन प्रोसेस से होता है। तो यहां पर एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, से ये कोई ड्रग है, इसका रिडक्शन होना है, और रिडक्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, लीवर का एक एंजाइम है एजोरिडक्टेज एंजाइम। अब ये आपको याद रखना होगा, हिपेटिक एजोरिडक्टेज एंजाइम, हिपेटिक के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा ये, ठीक है। और ये इस तरह के बाय प्रोडक्ट्स बना देगा, फेज 1 के मेटाबोलाइट्स बना देगा। हाइड्रोलिसिस, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो टूटेगा, ठीक है। ड्रग मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म होगा, वो किस तरीके से होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल, वो एक वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर कंज्यूम करेगा, ठीक है। एंजाइम काम करेंगे अपने, स्ट्रेस एंजाइम। अब यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिडोकेन है, लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। जब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा, फेज 1 का मेटाबॉलिज्म, व्हाट इट विल डू, इट विल टेक अ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके ये एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पोलर नेचर के होते हैं। एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ फेज 1 मेटाबॉलिज्म इज साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक ओपन चेन कंपाउंड है, प्रोगुआनिल एक ओपन चेन कंपाउंड है। जब इसका साइक्लाइजेशन होगा, यानी जब इसका फेज 1 मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। वी कैन सी हियर इज योर प्रोगुआनिल। प्रोगुआनिल में आप देख सकते हो, ये बेंजीन रिंग हो गया, NH, फिर ये NH, NH, NH और ये NH, ये वाला NH और ये वाला NH, इसके बीच में कोई लिंक नहीं है। तो आप इसको अगर स्ट्रेच करोगे तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड हो गया, राइट। अब इसका फेज 1 मेटाबॉलिज्म, फेज 1 मेटाबॉलिज्म के लिए साइटोक्रोम P वाले एंजाइम, राइट, CYP2C19, ठीक है ना, जिसमें 2 फैमिली हो गया, C सब फैमिली हो गया, 19 आइसो एंजाइम जो कि जीन पर डिपेंड करता है। तो ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम का इफेक्ट आएगा और कई स्टेजेस में फाइनली ये साइक्लोगुआनिल बना देगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अभी भी साइक्लाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर अगेन ये एंजाइम काम करेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, अभी भी साइक्लाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। फाइनली लास्ट स्टेप में यू कैन सी हियर, यहां पर बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बन गया है।
फाइन। तो प्रोग्वानिल एक इनएक्टिव ड्रग है जो कि साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक एक्टिव ड्रग है। ऑलराइट, नाउ फेज 2 रिएक्शंस। फेज 2 रिएक्शंस में क्या होने जा रहा है? या तो फेज 2 रिएक्शन को फेज 1 का मेटाबोलाइट मिलेगा, ठीक है, या फिर फेज 2 रिएक्शन को डायरेक्ट एक ड्रग मिलेगा जिसके अंदर ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो जो इंडोजिनस सबस्ट्रेट्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे वो चीजें, जैसे कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स या अमाइनो एसिड से मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स, तो ये इंडोजिनस सबस्ट्रेट होंगे, या फिर जो फेज 1 के मेटाबोलाइट हैं। हमारी बॉडी में भी तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं, कई तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, कई तरह के और बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हमारी बॉडी में बनते हैं, उनका भी तो मेटाबॉलिज्म होना है। अभी हम बिलीरुबिन की बात कर रहे थे, तो बिलीरुबिन तो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म होना है। तो उस तरह की चीजों का मेटाबॉलिज्म, या बाहर से कोई आपने ड्रग लिया, या फेज 1 का मेटाबोलाइट, ठीक है, तो इन लोगों का फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा। और जब फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा तो वो एक पोलर नेचर का मेटाबोलाइट बना देगा, राइट, जो कि हाईली आयोनाइज्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा से रीएब्सॉर्ब होगा, उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो एक्सक्रीट हो जाए। तो आयोनाइजेशन हो जाने का ये सिग्निफिकेंस है, यानी दोनों ही चीजें फेवर कर रही हैं एक्सक्रीशन को, राइट। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत इजीली यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। समटाइम्स जो प्रोडक्ट बना वो यूरिन से एक्सक्रीट ना होकर के बाइल से एक्सक्रीट होता है। और यहां पर आप इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग का कंसेप्ट याद करो। क्या था इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग? एक ड्रग एब्जॉर्ब होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, वहां से वो लीवर में आएगा, लीवर के बाद वो बाइल डक्ट में आएगा और फिर से इंटेस्टाइन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन इंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग करता है और उसका एक्सक्रीशन यूरिन से ना होकर के स्टूल से होता है, क्योंकि वो बाइल के रास्ते फिर से आपके इंटेस्टाइन में आ गया और उसके बाद अब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होना है, अब वो आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, राइट। सो वी विल कोट सम एग्जांपल। ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ फेज 2, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। नाउ ये जो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन हो रहा है, इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ये एंजाइम माइक्रोसोमल नेचर का एंजाइम है, जबकि फेज 2 में नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमने पहला ही एग्जांपल जो लिया है वो हमने एक्सेप्शन के साथ शुरू किया कि नॉन माइक्रोसोमल नहीं है, माइक्रोसोमल है, बट फेज 2 है, ठीक। तो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन में क्या होता है कि आपका जो ड्रग है या जो सबस्ट्रेट है वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड से कंबाइन करेगा। Your drug or your endogenous substrate, it will react with uridine diphosphate glucuronic acid। अब ये रिएक्शन होगा, बट हम जानते हैं कि रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और एज अ कैटलिस्ट एक एंजाइम काम करेगा। वो एंजाइम है आपका यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूजीटी। यूजीटी में यू हो गया यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ठीक है, जी हो गया ग्लूकुरोनोसिल और टी हो गया ट्रांसफेरेज। तो ये एक कैटेलाइजिंग एंजाइम है। ऑलराइट, नाउ किस तरह के ड्रग्स
इस वाले रिएक्शन को फॉलो करेंगे। वो ड्रग्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लग चुका है फेज 1 में, या फिर वो ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ आ रहे हैं, ठीक है, या उनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है या फिर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरह के जो ड्रग्स हैं ये ड्रग्स बहुत आसानी से ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट बना लेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरोफेनिकॉल, आप इसके स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल ग्रुप पाएंगे। सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन या पैरासीटामोल या मॉर्फिन, ये ड्रग्स हैं जिनका फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन से। एग्जांपल देखते हैं हम। अभी हमने बताया आपको एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, तो ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो COH, हाइड्रोक्सिल, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके अंदर, कोई एक भी होता तो भी चलता। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी वजह से इसका प्रोडक्ट देखो, ये प्रोडक्ट बने, ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन करने की वजह से बना, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेट बन गया इसका। अब ये पोलर नेचर का है, आयोनाइज्ड है, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ बना, और ये वाला जो बना ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ बना, ठीक है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को टारगेट कर लिया गया। तो ये तो हो गया कि भाई हमने एक मेडिसिन खाई थी। अब कई सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनती हैं और उनका भी मेटाबॉलिज्म होना है। फॉर एग्जांपल बिलिरुबिन है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, या कई सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन है, ये सारी चीजें बनती हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब स्टेरॉयडल हार्मोन्स में से फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, कई सारे हैं हार्मोन्स हैं स्टेरॉयडल नेचर के हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरीके से होगा। अब यहां पर एक अच्छी चीज ये है कि कई दफे यहां भी इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग आपको मिलेगी, ठीक है, तो इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग का कंसेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं। इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग होने का मतलब है कि उस ड्रग को बॉडी के अंदर रुकने का थोड़ा और टाइम मिलता है, वो एक बार फिर से बॉडी में आता है, एक बार फिर से वो काम कर सकता है, तो थोड़ा सा उसका जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो फिनोप्थिलिन वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया ही था इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग का। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इनके साथ भी ये इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग का जो फिनोमेना है वो होता है। तो आपको जो भी एग्जांपल याद रहता है आप कोट कर सकते हैं। हमने ग्लूकुरोनिक एसिड वाला कवर किया है अभी, कंजुगेशन रिएक्शन वो भी था, बट वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन था, माइक्रोसोमल नेचर का एंजाइम था। अब हम आते हैं नॉन माइक्रोसोमल वाले में। से फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है ये, ठीक है, और ज्यादातर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और वहां पर अपना काम करते हैं, एक्सेप्ट वन, अमीनो एसिड कंजुगेशन। अमीनो एसिड कंजुगेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी जितने भी हैं नॉन माइक्रोसोमल वो सारे के सारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अपना काम करते हैं, ठीक है, और वहां पर प्रोडक्ट बनने के बाद फिर उसका बायो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आता है ब्लड में और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एन एसिटाइल कंजुगेशन, एन एसिटाइल कंजुगेशन में हम लोगों ने आइसोनियाजिड वाला एग्जांपल बहुत बार डिस्कस किया है। मेटाबोलाइज होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से। कुछ लोगों के अंदर ये एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बहुत अच्छे से काम करता है, तेजी से काम करता है, तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और कुछ लोगों के अंदर बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है
अब ये तो आपका एंजाइम हो गया, एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। बट एंजाइम्स को कई दफे सपोर्ट के लिए को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जिसको आप को फैक्टर बोलते हो या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं को एंजाइम्स। तो यहां पर जो को एंजाइम है वो है एसिटाइल को एंजाइम ए। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कंजुगेशन हो रहा है, तो कंजुगेशन का नाम एसिटाइल कंजुगेशन है, इसी वजह से एंजाइम का नाम एसिटाइल ट्रांसफेरेज, को एंजाइम का नाम एसिटाइल को एंजाइम है। प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन जाता है, ये आपका एन एसिटाइल कंजुगेट फेज 2 का प्रोडक्ट है, जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। काफी सारे इसमें ड्रग्स आ सकते हैं, खास करके जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। एरोमेटिक अमीन्स मतलब उसमें बेंजीन रिंग वाला है, ठीक है, जैसे सल्फोनामाइड है, आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड के अलावा टेप्सोन है या क्लोनाजिपाम है, काफी सारे ड्रग्स हैं, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो। उसके बाद मिथाइल कंजुगेशन। मिथाइल कंजुगेशन में क्या होगा? अमीन नेचर के ड्रग होंगे या फिनॉल नेचर के ड्रग होंगे। अब देखो, अमीन नेचर के ड्रग हमको कई जगह पे मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो अमीन नेचर के कई सारे ड्रग्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन, डोपामिन, ये अमीन नेचर के ड्रग है, ठीक है। तो वो लोग कंजुगेट बनाएंगे। नाउ कंजुगेट बनाने के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। क्योंकि मिथाइलेशन हो रहा है, मिथाइल कंजुगेशन हो रहा है, तो इसके नाम से जो एंजाइम का नाम पड़ेगा मिथाइल ट्रांसफेरेज। यहां एसिटाइल ट्रांसफेरेज, यहां मिथाइल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज लग रहा है, ठीक है। सल्फेट कंजुगेशन, एन एसिटाइल कंजुगेशन, मिथाइल कंजुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन। कई ड्रग्स हैं, से फॉर एग्जांपल कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स। अब फिनोलिक कंपाउंड्स की बात हमने पीछे भी किया, तो मैं बार बार कह रहा हूं नॉन स्पेसिफिक है। एक ड्रग कई एंजाइम्स के थ्रू से हो सकता है। ड्रग का कहने का मतलब है कि ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, अमीन नेचर का ड्रग, ठीक है। तो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, इन लोगों का मेटाबॉलिज्म सल्फेट कंजुगेशन से होगा। अब यहां जो एंजाइम है वो सल्फोनाइल यूरियाज, इस नेचर के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन मिथाइल डोपा, एड्रेनालिन, इनका हमने एड्रेनालिन के बारे में आपको पीछे भी बता रहे थे अभी, ठीक है। सर्टेन सेक्स स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या फिर अगर आप अगर ड्रग की बात करो तो क्लोरामफेनिकोल। एंड द लास्ट वन इज ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन के लिए आपका एंजाइम क्या है? ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज, मिलता जुलता नाम है। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन के लिए ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये कहां पे यूज कर सकते हैं? क्विनोन्स या इपोक्साइड्स के लिए। फाइन, फेज 1 में मेटाबोलाइट बना, क्विनोन मेटाबोलाइट या इपोक्साइड मेटाबोलाइट फेज 1 में बना, तो उनका जो फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा वो ग्लूटाथायोन के थ्रू से होगा। ये जो क्विनोन्स बने हैं या इपोक्साइड्स बने हैं, इनको इनएक्टिवेट करेगा आपका ग्लूटाथायोन, और जब ये इनएक्टिव होंगे तो आपके अंदर का जो सेलुलर डैमेज है वो कंट्रोल होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा डैमेज काउज करते हैं आपके हेल्दी सेल्स को। दे आर हाईली इंफ्लेमेटरी, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन सेव करता है उसको इनएक्टिवेट करता है। अब जैसे एक ड्रग है पैरासीटामोल, जब पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है तो उसके मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में, मान लो फेज 1 मेटाबॉलिज्म, तो उसके मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में काफी रिएक्टिव
बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो डैमेज पहुंचाते हैं। अगर वो बहुत लंबे टाइम तक रह गए आपके बॉडी में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वो जो हाईली रिएक्टिव या हाईली डेंजरस बाय प्रोडक्ट बने हैं पैरासीटामोल के, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको इनएक्टिव करने के लिए ग्लूटाथायोन कंजुगेशन काम करता है और उसको इनएक्टिव करके, पोलर करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। फाइन। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर we shall start excretion of drugs.